Okay, Assalamu alaikum. So it's screening test PPSC physics held couple of days back. तो इसमें मैं ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर जो आपने लगाए वो कुछ के गलत थे कुछ के ठीक थे, बट माइट बी द रीजन बिहाइंड कि उसका आंसर वही क्यों है जो कि की में है। बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन अगर किसी को कोई क्वेश्चन पे डाउट है डिस्कशन के बावजूद, तो आई विल स्विच ऑन योर माइक्स। आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, मजीद कोई अगर आप डिस्कशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दिस विल बी रिकॉर्डेड। आपको ये यूट्यूब लिंक शेयर हो जाएगा थोड़ी देर तक आफ्टर द क्लास। तो अगर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हुआ भी तो आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा होपफुली। Okay, so an experiment is performed to determine the value of G repeated for 5 different times. ये different 5 measurement values हैं। हमने correct statement बतानी है about the experiment. So value of G मुझे पता है कि वो 9.81 के अबाउट है, 9.81 एट सी लेवल एंड 9.77 एट माउंट एवरेस्ट, और हम एवरेज 9.80 लेते हैं। तो यहाँ पे वो वैल्यूज नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है कि वैल्यूज जो है वो करीब करीब है, यानी 2.51, 57, 56, 54, 60, 61 की ये एक रेंज में है। तो हम दो चीजें पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक है प्रिसीशन और एक है एक्यूरेसी। प्रिसीशन का ताल्लुक होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ और एक्यूरेसी का ताल्लुक होता है आपकी मेजरमेंट के साथ। तो मेजरमेंट जी जो है 9.8 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, सो लिहाजा ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जो आपके ऑपरेटर्स से मेजरमेंट आ रही है वो नज़दीक तरीन है, मतलब ऑपरेटर्स में कोई उस तरह का अगर कोई एरर है ठीक है, लेकिन वो वैल्यूज तो लिहाजा आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। सो द फर्स्ट वन। Let's move on the second question. Which of the following relation is correct in accordance to terminal velocity? Terminal velocity का आपको relation पता है कि V terminal is proportional to mass, कि mass अगर ज्यादा होगा तो terminal velocity ज्यादा होगी। So अगर जो हेल स्टोन है उसका mass सबसे ज्यादा होता है, यानी जो आपके हम उसको बारिश से रिलेट करें तो लिहाजा हेल स्टोन का mass सबसे ज्यादा, तो ये ड्रीजल ड्रॉप के मुकाबले में स्पेशली, तो इसका आंसर जो है ये भी ए होगा। मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट इज स्टील, और वो इसीलिए क्योंकि जो स्टील का हिस्टैरिसीस लॉस है, होपफुली आपको हिस्टैरिसीस कर्व नजर आ रही होंगी स्टील के लिए, वो मैक्सिमम होती है। तो आपके लिए जो स्टील के लिए कर्व है वो ज्यादा है, सो इट्स बेटर टू मेक परमानेंट मैग्नेट। एज आई सेड प्रीवियसली, अगर कोई आपकी कनेक्टिविटी इशू है, मेरी तरफ से आवाज प्रॉपरली जा रही है, हो सकता है मेरी तरफ से कनेक्टिविटी इशू हो, तो बी पेशेंट। मैं आपके सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसमें आपको ये प्रॉपरली सुनाई देगा क्योंकि ये जूम की रिकॉर्डिंग है। सो इलेक्ट्रिसिटी इशू है, नेट इशू है, सो इट कैन बी एन अदर साइड, मेरी तरफ भी हो सकता है आपकी तरफ भी हो सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि आपको जो चीज़ इजीली अंडरस्टैंड हो रही है करें, जो प्रॉब्लम होगी आप रिकॉर्डिंग में गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक्स। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन seems to be a tricky but a very easy one. दो वेक्टर्स दिए गए हैं आपके पास, एक वेक्टर है आई प्लस के और दूसरा वेक्टर है जे। तो अगर आप इसको लेट्स सपोज ए कह दें, इसको आप बी कह दें, तो इन दो वेक्टर्स का आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट लें, तो दोनों डिफरेंट हैं। आई डॉट जे विल बी जीरो, ए डॉट जे विल बी जीरो, सो ए डॉट बी का आंसर आपके पास आएगा जीरो, which means by the property of scalar product कि ये परपेंडिकुलर है। सो इसका आंसर आपका आएगा परपेंडिकुलर। ये एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक है जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया था, तो इस वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी, तो इसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या इजाजत है बोलने की? जी सरमत। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, आई प्लस के जो है वो ए की प्लेन पे लाई कर रहे हैं, को जी जी तो जो प्लेन होगा वो जे के परपेंडिकुलर ही होगा। आई प्लस के का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो जे के परपेंडिकुलर ही होगा। बिल्कुल, ये इस तरह सरमत सर ऐड कर रहे हैं, ये बड़े मायानाज नाम है, एचओडी हैं फिजिक्स के, एक्स एचओडी इन पंजाब कॉलेज, नाउ इन किप्स। तो अगर ये आई जे है, आई और के आपका ये प्लेन बनेगा, तो इस जनाब प्लेन कुछ भी नहीं है बिल्कुल इस जीरो है। प्लेन पे जे आपके परपेंडिकुलर होगा, सो आप इसको थ्योरेटिकली भी लेके चल सकते हैं, और मैथमेटिक्स और जनरल हो जाता है। बाकी अगेन द डेस्टिनेशन इज सेम, द पाथ यू टेक इज ऑन यू। मकसद सिर्फ ये है कि आप करेक्ट क्वेश्चन तक पहुंचे। थैंक्स सर। Okay, so projectile moves with constant, so it सर ये has तीसरा constant क्वेश्चन दोबारा बताओ। ऊपर वाला। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हिस्टेरिस लूप। ओके, सो हिस्टैरिसीस जो लॉस है वो अगर आप इसकी कर्व देखें स्टील के लिए, तो वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मकसद है कि जब आप इसे डीमैग्नेटाइज करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, इनफैक्ट इतना टाइम ज्यादा लेगा कि आप इसे परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। जिसकी हिस्टैरिसीस कर्व कम होती है उसको आप इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो वो परमानेंट मैग्नेट के लिए एक अच्छा मटेरियल नहीं है। तो ये आपकी बुक की लाइन है कि स्टील इज अ बेटर मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट। सर 4 वाला भी रिपीट कर दें। ओके, सो फोर्थ में दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का दरमियान आपने बताना है कि ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। जैसे कि सर सरमद ने अभी ऐड किया कि अगर आप एक 3D में देखें एक्स वाई जी, तो ये एक्स इधर मैं जी ले लेता हूँ फॉर अ टाइम बिंग, और इधर वाई ले लेता हूँ। तो जो आपका आई प्लस के होगा, मतलब आई यूनिट वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जी के लॉन्ग होगा के वेक्टर। तो ये आई प्लस के आपका ये प्लेन है, और ये जो जे है जो कि वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, ये इसके परपेंडिकुलर है। बाकी मैथमेटिकली आप जस्ट ए डॉट बी ले लें, ए डॉट बी जीरो होगा, तो ए डॉट बी जीरो से मुराद ये प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, सो वहां से आए के परपेंडिकुलर के। ओके, बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सो यू कैन बी बिट पेशेंट। आप ग्रुप्स में हैं, अगर जैसे कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है और मैं उस रिकॉर्डिंग में देता हूँ आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये है कि हमारे पास क्योंकि 40 मिनट का स्लॉट होता है जूम पे, तो वी विल ट्राई कि इसे हम 40 मिनट्स में कर लें, अदरवाइज फिर दोबारा ज्वाइन आप सबको करना पड़ेगा। Okay, so projectile moves with constant horizontal velocity as well vertical acceleration। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और भी अभी आएगा। So इसका आंसर बोथ ए एंड बी है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो सेम रहेगा 9.8, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम रहेगी। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी से ये रिवर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी में अगर सेम डायरेक्शन में हो तो आप सेम यानी पोलैरिटी रख रहा हो तो वो रिपेल करता है, और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी रखता हो तो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा मैग्नेटिज्म में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट उसके अकॉर्डिंगली करती है, तो ये इसका आंसर होगा अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये वार्निंग आ भी गई है 10 मिनट की, सो अगर जब ये क्लास ओवर हो तो आप दोबारा इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम बैंड्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो कैलकुलेट हम जब करते हैं तो वो जो उसके असल मास है डिफरेंट होता है। इट्स बेस्ड ऑन द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो हम प्रॉपर्ली डिस्कस भी करेंगे, पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो इसमें जब इफेक्टिव मास आप देखते हैं टॉप ऑफ द बैंड एंड टू द बॉटम ऑफ द बैंड, तो ये पॉजिटिव होता है एट द टॉप ऑफ द बैंड एंड नेगेटिव होता है नियर टू द बॉटम ऑफ द बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंगली। Zeeman effect is observed in the presence of magnetic field, ये आप जरूर
ज़हन में रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब कौन सा इफेक्ट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो फिर कौन सा इफेक्ट है, और जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो फिर कौन सा इफेक्ट है। तो ये 3 तरह के फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट है, 2 मैंने हिडन अभी आपके लिए हैं, वो आप सर्च आउट करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। सो इधर हमने जी मैन को किया विच इज in the presence of magnetic field, then we have a one in the presence of electric field, and then we have one in which we have both electric and magnetic field. तो ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट के लिए भी। Which of the following is used for the repetition? ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स को थोड़ा इंक्लूड किया गया एक एमसीक्यूज में। तो ये आपके पास वाइल है, जो वाइल है वो वाइल फॉर लूप, ये रेपिटेशन के लिए यूज होते हैं। स्विच, इफ एल्स जो है ये सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो ये हम थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करेंगे, यानी 3 to 4 पेजेस कंप्यूटेशनल फिजिक्स बेस्ड नोट्स के, अगर वो भी आपको, क्योंकि फिजिक्स का हिस्सा है तो वो पूछा जा सकता है। द रेशियो ऑफ डाइन टू अर्ज, जो डाइन जो है वो फोर्स का यूनिट है इन सीजीएस, और अर्ज जो है वो एनर्जी का यूनिट है। ये इस जैसी चीज पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स नहीं देंगे होपफुली, लेकिन इस डाइन और अर्ज तक वो पूछ सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट जो है वो डाइन और एनर्जी का यूनिट अर्ज है, तो आप सिंपल उसमें देख लें इनमें फर्क क्या होता है। तो अगर मैं इसको एफ को वैसे लूँ और वर्क इज बेसिकली बाय द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अगर मैं सिंप्लीफाई से करता हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। द मेन थिंग के जो आपके पास आंसर आएगा वो 1/d है। 1/d लेंथ नहीं होगा बल्कि 1/लेंथ होगा। तो 1/लेंथ अगर मैं देखूं तो वो होगा वेव नंबर का फॉर्मूला है 2π/λ। तो इसकी जो डायमेंशन है वो होगी 1/l। तो लिहाजा फोर्स ओवर एनर्जी, यानी इसको यूं भी कह सकता है वो कि अगर फोर्स और एनर्जी को आप एक ग्राफ पे लें और उसकी स्लोप लें, तो फोर्स और एनर्जी की जो स्लोप है वो भी आपको वेव नंबर देगी। फोर्स और एनर्जी का या वर्क की रेशो आपको वेव नंबर की सेंस में आ सकता है, और डायमेंशन में तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि डायमेंशन में हम सब के लिए एल यूज करते हैं, क्वांटिटी डजंट मैटर। ओके, इफ v1 इज अ रिलेटिविस्टिक स्पीड, ये जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है पीपीएससी का, इसमें ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को मैंने मर्ज अप करके एक क्वेश्चन बनाया है कि अगर v1 इज द रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक लेंथ के लिए अगर v1 है वो उस पे हाफ है, और अगर मास के लिए है तो वो डबल है। तो जस्ट आपने इसको फॉर्मूला से, क्योंकि अभी इधर सॉल्व किया नहीं जा सकता इजीली, तो इसके जो आंसर है वो बेसिकली आपके पास 3/2 ऑफ ओरिजिनल स्पीड आएंगे। तो आपने जस्ट रिलेटिविस्टिक जो फॉर्मूला है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का और मास वेरिएंस का फॉर्मूले में वैल्यू प्लग इन करनी है, तो आपके पास ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। बाकी से आप, क्योंकि इतना पेपर में पीपीएससी में भी टाइम नहीं होगा कि आप इसे करें, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका सोल्यूशन। तो इसका जस्ट इजीली आप याद रख सकते हैं। सेम क्यों है? क्योंकि रिलेटिव एक फॉर्मूले में रेसिप्रोकल है और एक फॉर्मूले में मल्टीपल है। तो अगर एक में हाफ कर रहे हैं और एक में डबल कर रहे हैं, एक में रेसिप्रोकल है और एक में मल्टीपल है, तो वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। तो इस तरह इस चीज को भी आप ज़हन में रख सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। ओके, सो ये ऑपरेटर है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा जो पहला टेस्ट है उसमें क्वांटम मैकेनिक्स शामिल है और उसमें यूनिटरी ऑपरेटर शामिल है। तो अगर कोई ऑपरेटर दिया गया हो और उसका आप कम्प्लेक्स डैगर लें और वो उसके बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं वो हर्मिशन ऑपरेटर है। तो अगर आप इस ऑपरेटर का परमिटिविटी चेक करें तो आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वजह से। सो लिहाजा ये हर्मिशन नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर ई की पावर आयोटा ए है और जो आपके पास आ रहा है वो ई की पावर माइनस आयोटा ए है। सो लिहाजा ये हर्मिशन नहीं है। तो ये फिर क्या हो सकता है? हम इसकी यूनिटरी ऑपरेटर होना चेक कर सकते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि ए डैगर को ए के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। आप लेफ्ट राइट की इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए डैगर भी हो सकता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक ई की पावर आयोटा ए है, एक ई की पावर माइनस आयोटा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इट विल बी आई और 1, विच इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिटरी ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ये आपका यूनिटरी ऑपरेटर है। तो ये 2 ही हो सकते हैं, या हर्मिशन होगा या यूनिटरी होगा इन मोस्ट केसेस।
तो जस्ट आपने सिंपली क्या करना है कि हर्मिटिविटी चेक कर लेनी है या यूनिटरी होना चेक कर सकते हैं। इसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डेरिवेटिव के बारे में बात आ जाता है कि डेरिवेटिव का डेकर किया तो दैट्स -d/dx। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब मोमेंटम ऑपरेटर को हर्मिशन साबित करते हैं। जो फिजिकल ऑपरेटर्स के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशन होते हैं। तो ये हमारे पहला जो लेक्चर है या पहला जो हमारा टेस्ट है उसका डिस्कशन होगी कि हर्मिटिविटी कैसे चेक करनी है, ऑपरेटर्स हर्मिशन हो तो उससे क्या मुराद है, यूनिटरी ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, हालांकि ये हर्मिशन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या ऐसी खास बात है कि हम हर्मिटिविटी को बड़ा यूज करते हैं। So that will be discussed in first class, that will be on Friday inshallah. Okay, so the time ये FSC की बुक में मिस्टेक है, वहाँ पे इसे 1 minute 20 second आई थिंक लिखा हुआ है, लेकिन आपको खुद पता है कि मून हमारे बहुत करीब है, सो इट जस्ट टेक 1.3 सेकंड। और इसके लिए अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहें, आई हैव द वैल्यू, जस्ट अ मिनट। 3.8 is 8 meter per second. just a minute, मैं इधर, okay, so this is the distance between moon and earth। इसको जस्ट अगर आप 3 into 10 the power of 8 से डिवाइड करें तो that will be 1.3 सेकंड। so इसको आप बुक में भी करेक्शन कर सकते हैं एफएससी की, यानी जब मैंने बुक देखी उसमें मिस्टेक थी, जब मैंने एमसीक्यू दिया तो समवन क्लेम के सर बुक में तो ये लिखा हुआ है, तो यू कैन करेक्ट इट। हो सकता है न्यू जो वर्जन है उसमें करेक्शन हो चुकी हो वैसे। ओके, सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट्स फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रांजियन जो है वो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है और हैमिल्टन जो है उसके सम के बराबर होता है। सो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी, तो इसका भी ख्याल रखें। जैसे एक स्टूडेंट ने क्लेम किया होता सर ये सवाल गलत है, तो मैंने जस्ट हाईलाइट किया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी थी, तो ही सेड के बिल्कुल मैंने मिस्टेकनली उसे लिया। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पे बड़ा फोकस करना है आपने। इसमें और भी एक दो क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट, और वो दिए इसीलिए गए हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने प्रॉपरली फोकस करनी है पीपीएससी में। तो इस फर्स्ट इसका आंसर बनेगा, the time period of simple pendulum is 1 second when displacing at an angle of 5 degrees. If the angle is double to 10 degree, what does the period becomes? तो अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करें t is equal to 2 pi under root L over G, so it has no effect with the angle। यानी एक सिंपल पेंडुलम की जो डेफिनेशन का एंगल है वो तो रहेगा ही रहेगा, उससे ज्यादा अगर आप जाएंगे तो सिंपल पेंडुलम नहीं रहेगा, लेकिन उस रेंज में रहते हुए उसका एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर पहले टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो बाद में भी वो 1 सेकंड ही रहेगा। ओके, सो लेस देन 1 मिनट, तो आप ये जो है अभी एक क्लोज हो जाएगा, तो आप इसे काइंडली रीज्वाइन कर लें ताकि हम फिर नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट कर सकें क्वेश्चन 16 से।